नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, फिर से 5 विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, उस पर लौटना ज़रूरी है। बीच में मैं महाराष्ट्र के राजनीति में फंस गया था, लेकिन यूपी या उत्तर भारत में जो राजकीय घमासान चल रहा है उसकी तरफ मुंह फेरना अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि 2-3 दिन पहले की बात है, शायद एक घटना ऐसी हुई थी कि मुझे उस पर बोलना था, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा था उस पर ध्यान देना पड़ा। देखिए, एक बात होती है कि जिस पर बोलना है वो घटनाएं होती है तो उस पर ध्यान रखना पड़ता है, बारीकी से देखनी पड़ती है, समझनी भी पड़ती है, तब जाके उसके अलग अलग रेफरेंस है, संदर्भ है, वो ढूंढ सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं और उसके बाद ही उसका विश्लेषण हो सकता है। तो वो दिमाग में कहीं पीछे पड़ गई थी, लेकिन वो घटना उतनी ही मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है कि उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको याद होगा कि बीजेपी या मोदी का उदय 2014 में हुआ। उससे पहले यूपी की राजनीति जो थी उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, यही 2 बड़े दल थे और उनमें ही उलटफेर होता था। बीजेपी अलग थलग पड़ गई थी, तीसरे नंबर पर थी, और कांग्रेस तो बहुत सालों से 3 दशकों से 4 नंबर पर पार्टी है। लेकिन मोदी का आगमन हुआ और बीजेपी का मानो जीर्णोद्धार हो गया, नए सिरे से बीजेपी उभर कर सामने आई, देश की प्रमुख पार्टी बनी और उसका वो प्रतिबिंबित हो गया यूपी में 5 साल पहले। यानी 2014 में बड़ी भारी तादाद में बीजेपी ने यूपी जीत लिया, लोकसभा जीत ली। 2017 में वही हुआ, लेकिन उस समय तक यानी 2014 और 2017 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने तक एक बात तो साफ मानी जाती थी कि ये तो बीएसपी और एसपी का गढ़ है, ये अलट पलट कर ये दोनों ही कुछ कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात भूले थे सब लोग, विश्लेषक भी भूले थे, कि बीजेपी के पास यूपी में एक ढांचा था, वीकनेस जरूर था, लेकिन बीजेपी के पास एक संगठन का ढांचा था। अगर कोई मेहनत करे, मशक्कत करे, तो बीजेपी फिर से उभर कर यूपी में बड़ी पार्टी बन सकती थी। और 2014 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी ने सोच समझकर अमित शाह को वहाँ भेज दिया, जो कि बीजेपी के या गुजरात के सबसे अच्छे और बड़े संगठक माने जाते हैं। और उन्होंने जिस ढंग से यूपी में बीजेपी का संगठन खड़ा किया, लोगों को आकर्षित किया पार्टी की तरफ, इसके लिए जो कुछ राजनीति करनी थी, रणनीति बनानी थी, वो बना ली। उसका फायदा बीजेपी को पिछले 3 चुनाव में हुआ है, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा। अब सवाल ये है कि फिर बीजेपी को सत्ता पाना है, वो आसानी से पा सकते हैं, बात वो नहीं। अब सवाल बीजेपी के इज्जत का भी है। क्या पिछले यानी 5 साल पहले लोग विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 325 सीटें उसको मिली थी बीजेपी को, क्या वो रिपीट परफॉर्मेंस होगा या नहीं, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस पूरे गड़बड़ में एक बात तो पूरे यानी बीच में आपको मालूम है कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन 2019 के पहले हुआ था, वो भी बाद में टूट गया। उसके पहले 2017 में कांग्रेस समाजवादी गठबंधन हुआ था, वो भी टूट गया। आहिस्ते आहिस्ते बीजेपी बड़ी पार्टी तो बनी रही है, लेकिन बाकी जो 3 पार्टियां हैं उनमें उथल पुथल चल रही है। उथल पुथल पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का फायदा, सबसे ज़्यादा फायदा
मायावती को मिल गया। जिनकी सीट 2014 में 0 सीट थी लोकसभा में, उनको 10 सीटें मिल गई। और बेचारा समाजवादी पार्टी या अखिलेश, जिनके 5 MP थे, उनके 5 ही रह गए। फिर भी मायावती ने गठबंधन तोड़ा, वो बात अलग है। आज ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब यूपी की राजनीति SP BSP में सीमित थी और बीजेपी मानो कि सरकमफ्रेंस किसको हाशिए पर थी, भाई गिनती नहीं करता था बीजेपी की। बीजेपी 3 या 4 नंबर की पार्टी हुआ करती थी मोदी के उदय के पहले। तो उस वक्त कोई भी अखिलेश को पूछे, क्योंकि अखिलेश तो उस वक्त 2012 से 17 तक चीफ मिनिस्टर थे, अगर अखिलेश को कोई मायावती के बारे में पूछे तो वो बोलता था, अखिलेश बोलते थे कि भैया बुआ के बारे में सवाल मत पूछो। बुआ का मतलब अपने पिता की बहन जो ऐसी है मायावती, उसके बारे में तो नहीं बोलूँगा। तो बार बार जब अखिलेश मायावती को बुआ बोलते थे तो मायावती ने भी जवाब देना शुरू कर दिया, बबुआ अभी बच्चा है वगैरह करके। यानी बबुआ का मतलब घर में जो छोटा बच्चा होता है उसको बबुआ बोलते हैं। तो मायावती ने अखिलेश को बबुआ बोल दिया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बुआ बबुआ जोड़ी बहुत फेमस हो गई थी। लेकिन पिछले 5-6 साल में आहिस्ता आहिस्ता इसकी शान निकल गई है। और मानो तो 2014 में मायावती की पार्टी को एक भी MP नहीं मिला था। गठबंधन से 19 में उनके 10 MP बन गए लोकसभा में। लेकिन अखिलेश के पास मायावती से अच्छा संगठन है। मायावती के जो वोटर है वो कमिटेड है, उतने समाजवादी पार्टी के नहीं है। लहर पर समाजवादी पार्टी के वोट कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मायावती के जो कमिटेड वोटर है वो मायावती हारे जीते उससे मतलब नहीं है। तो इस तरीके से जो राजनीति चल रही थी वो हट गई। और अब देखिए, जबकि पिता राजनीति से अलग हो गए, मान लो डीएक्टिवेट हो गए मुलायम सिंह, चाचा कोई साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में अखिलेश के मदद के लिए बंगाल की बुआ आ गई थी, जिसको दुनिया ममता दीदी करके पहचानती है। आपको याद होगा तो 1 साल पहले जब बंगाल का विधानसभा चुनाव होने वाला था, तब जो चर्चा चल रही थी उसमें अखिलेश ने ममता दीदी को ब्लैंक सपोर्ट दे दिया था। भैया हमको मानने वाले, समाजवादी पार्टी को मानने वाले हैं, वो ममता दीदी के साथ खड़े हो जाए, ममता दीदी के साथ खड़े हो जाए। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ना कोई गठबंधन किया, ना मायावती से कुछ सीटें मांगी। जिस ढंग से हमारे शरद पवार NCP के लिए यूपी में सीटें मांग रहे थे, ऐसा कुछ अखिलेश ने ममता की बंगाल के चुनाव में नहीं किया था। सपोर्ट तो शिवसेना और शरद पवार ने भी ममता को दिया था, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कि भाई चुनाव लड़े। लेकिन अखिलेश ने बंगाल में चुनाव लड़ने का सोचा तक नहीं। अखिलेश हो या मेरा ख्याल है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी बंगाल का चुनाव लड़ने की सोची तक नहीं। अखिलेश की बात छोड़ो, तेजस्वी तो सटे हुए पड़ोसी राज्य का नेता है, फिर भी उसने नहीं किया था। तो ऐसी बातों में कल परसों ये बात हो गई कि ममता यूपी पहुंच गई कि बबुआ ने हमको मदद की है, तो बुआ को भी बबुआ की मदद करनी चाहिए। ये नई बबुआ है, बंगाली, ये नई बबुआ है जो बंगाल से आई है। और यूपी की जो बबुआ है पहले से, यानी मायावती, वो तो अखिलेश को हराने पर तुली हुई है। उन्होंने तो कई जगह मैंने सुना डिक्लेयर कर दिया कि जहाँ BSP का कैंडिडेट नहीं होगा वहाँ अखिलेश को हराने की कोशिश करो। यानी ओपनली मायावती एक बात अपने वोटरों को समझा रही है कि अगर BSP का कैंडिडेट जिताना आसान नहीं है, अगर जीतेगा नहीं तो अखिलेश का भी जीतना नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट जीतना नहीं चाहिए। परिणाम सीधा साधा और मायने सीधा साधा है कि जहां BSP हारने वाली है तो अपने वोट बीजेपी को दे दो, बीजेपी को जिताओ ताकि अखिलेश हार जाए।
तो ये अब यूपी की राजनीति हो गई। लेकिन उसमें एक बात हमको समझनी चाहिए कि ममता तो अखिलेश को मदद करने पहुंची थी यूपी में, लेकिन वो बोलते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग भूल गई शायद, इसलिए अखिलेश या यूपी में राजनीति में जो एक वायरस है वो वायरस लेकर ममता वापस बंगाल पहुंच गई है। और इतनी गड़बड़ हो गई है कि गोवा में बड़ी ताकत में ममता उतरने वाली थी चुनाव में, लेकिन उतर नहीं पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर बंगाल जाते वक्त उनको किसी वायरस ने चुभ लिया है, पकड़ लिया है, जिसको पॉलिटिकल वायरस बोलते हैं। और जो यूपी में अखिलेश और उसके चाचा वगैरह फैमिली में परिवार में हुआ था, वही वायरस ममता बंगाल लेकर पहुंच गई। और बंगाल जाते जाते उन पर इतनी नौबत आ गई कि ममता दीदी को बंगाल पहुंचते ही उनकी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, उस पार्टी का जो पूरा कार्यकारिणी है, कार्यकारी मंडल है, अलग अलग हाईकमांड वगैरह जो कोई लोग, पूरा का पूरा बर्खास्त करना पड़ा। बात यह है कि इस बबुआ को, यूपी के बबुआ को मदद करने बंगाल की बुआ पहुंची और वापस जाती है तो उनका ही बबुआ जो है, भतीजा है अभिषेक या अभिजीत कोई, उसने ही बंगाल में कुछ बगावत कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही। लेकिन एक बताया जाता है कि इस भतीजे ने, यानी बंगाली बबुआ ने जो कुछ बगावत कर दी है, उसके कारण ही ममता को अपने पार्टी का पूरा एग्जीक्यूटिव, अलग अलग जो ऑफिस बेरर से पदाधिकारी है, उनको बर्खास्त करना पड़ा है। ना कोई सीनियर बचा, ना कोई बचा। डेरेक ओब्रायन जो दिल्ली में पिछले 10-15 साल से ममता का चेहरा हुआ करते थे, यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो डेरेक ओब्रायन दिल्ली में ममता के संजय राउत हुआ करते थे, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया और बहुत सारे नाम और चेहरे। लेकिन बात यह है कि जो 5 साल पहले यूपी में समाजवादी पार्टी के अंतर्गत हुआ था, परिवारवाद से एक झगड़ा उभर कर सामने आया और देखते देखते पार्टी का संगठन दुबला होते गया, वीक होते गया, कोलैप्स होते गया, गिरता गया। क्या वही वायरस ममता बनर्जी के पार्टी में और परिवार में पहुंच गया है? क्योंकि समय और घटना देखिए आप, ममता यूपी गई तब तक ये कोई बात नहीं थी कही। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कितनी स्ट्रांग पार्टी है, ममता की मुट्ठी में है, वगैरह वगैरह बोला जाता था। लेकिन ममता यूपी में चुनाव की मदद करने, बबुआ को मदद करने लखनऊ पहुंच गई और वहाँ 1-2 दिन होकर वापस बंगाल चली गई। तब तक उनको इस परिवारवाद के वायरस ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। और जाते जाते उनको अपनी ही पार्टी की जो अलग अलग शाखाएँ, अलग अलग विभाग है, डिपार्टमेंट्स है, या उसके जो पदाधिकारी है, सबके सबको बर्खास्त करना पड़ा है। यानी एक बात साफ हो गई है कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी में 5 साल पहले मुलायम शिवपाल और उनके खिलाफ अखिलेश और राम गोपाल ऐसा एक संघर्ष खड़ा हो गया था और पार्टी में दुभंग आ गया था। शिवपाल तो पार्टी छोड़कर एक अलग समाजवादी पार्टी बनाने निकल गए थे। मुलायम को खुद अखिलेश ने अपने पिता को हटाकर मार्गदर्शक बनाया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए पार्टी के। क्या उसी तरीका, उसी ढंग से बंगाल के टीएमसी में कुछ बगावत के आसार नज़र आ रहे? मुझे पता नहीं, क्योंकि उस खबर पर मेरा ध्यान नहीं है। लेकिन जो खबरें मिली, छुटपुट खबरें मिली है, लेकिन बहुत सारी खबरें दबा ही दी गई है। लेकिन जब ममता इतनी फटाफट पूरा हाईकमांड, पूरा अपना एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारी मंडल है पार्टी का, वही बर्खास्त कर देती है, सब पदाधिकारियों को बर्खास्त कर देती है। और जो कल परसों आपको याद होगा राज्यसभा में सस्पेंड हुए थे इतने एग्रेसिव डेरेक ओब्रायन,
उनको भी अपने पद से ममता ने बर्खास्त किया है। तो मामला ये बनता है कि क्या टीएमसी में बहुत कुछ बड़ा चक्रवात आने वाला है, जैसे कि 5 साल पहले यूपी में हुआ था, और जिसमें मानो समाजवादी पार्टी पत्ते जैसी एक बाढ़ में आकर या चक्रवात में आकर ख़त्म हो गई या दुबली हो गई। क्या वही टीएमसी में होने जा रहा है? इसलिए मैं मानता हूँ कि जो बंगाल की बुआ यूपी के बबुआ को मदद करने आई थी, उसके बाद क्या हो गया है? ना ममता रही है और माया कौन है ये पूछना पड़ रहा है। ये सब कैसी राजकीय माया है, राजनैतिक माया है कि जिसने ममता भी लपेटे में ले ली है। यानी अपना भतीजा करके तो अभिजीत को ममता ने राजनीति में लाया, और वही भतीजा आज बगावत करने पर उतार हो गया है। तो मतलब साफ है कि ऐसी माया राजनीति की बंगाल में खेल कर रही है कि जिसमें ममता ही संकट में आई है, और बुआ और बबुआ एक अजीब संघर्ष बंगाल को देखने में मिलने वाला है। शायद हम भी देखेंगे, देखते आगे क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।